नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल हरमन क्लासेज पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग डीआई की क्लास करने चल रहे हैं। इससे पहले हम लोग डीआई की 24 क्लास कर चुके हैं। आज हमारी 25वीं डीआई की क्लास है, जिसमें आज हम सारणी पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हमारी क्लास अगर अभी तक की क्लास नहीं देखी है तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आपको वो पूरी सारी क्लासेज मिल जाएंगी, जहां से आप देख सकते हैं। हम लोग एक फास्टेस्ट रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें बहुत कम समय में सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अमूमन 5 से 10 मिनट के अंदर आपको ये डीआई के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और आपको रिवीजन करने में काफी हेल्प होगा, क्योंकि आपका एग्जाम की डेट आप लोगों को पता ही चल गई है कि आपकी एग्जाम कब है। 15 से 16 अक्टूबर के क्या है, बीच में है। तो आप लोग वहां से जाके आप बहुत तेजी से आप रिवीजन कर सकते हैं। और इस लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है कि जो यूपी ट्रिपल एससी पेट ने जो लेवल डिसाइड किया है, उसी लेवल के क्वेश्चन कराए भी जा रहे हैं। न ज्यादा टफ है, न ज्यादा इजी है, मीडियम में ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए अब सीधा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सारणी का अध्ययन करके आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। जो ये सारणी है, ये आप 5 वर्षों में 6 विभिन्न कॉलेजों में पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत है। तो ये आपका कॉलेज हो गए, ABCDEF, ये कॉलेज हो गए। ये आपका ईयर है 2006 से 2010 के बीच में, और जो भी ये संख्या दी गई है ये आपकी परसेंटेज है। जैसे 2006 में विद्यालय ए में 76% विद्यार्थी पास हुए, एफ में 100%, ई में कितना 78% पास हुए। उसी प्रकार हम 2008 में ले लेते हैं, डी में कितना 86% पास हुए और सी में 96% पास हुए। तो ऐसे ही ये पास होने वाले विद्यार्थियों का क्या है, परसेंटेज है। और फेल होने वाले विद्यार्थियों को परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से इसे माइनस कर देंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2010 में कॉलेज बी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2010 में कॉलेज बी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 3650 थी। तो उस वर्ष कॉलेज में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें निकालनी है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन एक कह रहा है कब के लिए, 2010 के लिए। 2010 कौन सा, विद्यालय बी के लिए बात कर रहा है। 2010 में विद्यालय बी में कितने 3650 आपके विद्यार्थी थे। 3650 विद्यार्थी थे, ये कितना थे आपके 100% के इक्वल थे। तो पास कितने थे, अब देखिए पास 2010 में विद्यालय बी में पास कितने थे आपके, पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 82 है। तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका, 18% हो जाएगा। अब इसे आपको सॉल्व करने की जरूरत है, आप बताइए। देखिए 18% आ गया, आप यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 18, जब इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ये हो गया, 18 पंचे कितना हो गया 90, और 18 छक्का 108। 108 में जब आप कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो 117 हो जाएगा। तो यहाँ 7 लिख दीजिए। देखिए जब यहाँ 100 करते हैं तो ये परसेंटेज में बटे 100 करते हैं, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। यूनिट डिजिट इसकी कितनी आई, 7 आई। अब यूनिट डिजिट देखिए इसमें कहा 7 है, आपका ऑप्शन डी में 7 है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी ज्यादा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अगर थोड़ा सा आपको गुणा भाग आता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं बिना पेन उठाए। यानी डीआई जो दी गई होती है एग्जाम में, वो ऐसा करना होता है कि आपको पेन उठाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपको बहुत आसानी से कर सकते हैं। और थोड़ा सा कैलकुलेशन, यानी जोड़ घटाव गुणा भाग आता हो, टेबल आती हो, तो बहुत आसानी से। और उसपे से सोने पे सुहागा तब होता है जब आपको यूनिट डिजिट पता हो कि यूनिट डिजिट से कैसे आप क्वेश्चन करना चाहते हैं। तब ये क्या होता है, सोने पे सुहागा होता है। 2007 में कॉलेज ई में पास होने वाले विद्यार्थियों का फेल हुए विद्यार्थियों से अनुपात निकालना है। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही आसान है। 2007 में विद्यालय हमें क्या देखना है, ई देखना है। इसमें पास और फेल 2007 में किसमें हमें देखना है, विद्यालय ई में पास और फेल। पास और हमें फेल, पास कितने हैं 2007 में ई में, 2007 गए ई गए, पास कितने हैं 76 हैं। तो फेल कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी आपका कतई नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है कि हम निर्धारित नहीं कर सकते। जब भाई पास होने वाले को दिया गया है तो फेल होने वाला आसानी से आ जाएगा। जब फेल होने वाला आ गया तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। यानी इस ऑप्शन के भ्रम में मत रहिएगा, ये ऑप्शन तुरंत आप एलिमिनेट कर दीजिएगा। अगर ये दिया होता कि इनमें से कोई नहीं, तब आप क्या करते, इस ऑप्शन पे फिर विचार करते, यानी पूरी तरीके से सॉल्व करते। जब यहाँ पे निर्धारित नहीं किया जा सकता ऐसा ऑप्शन है तो इसको तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए, कोई मतलब नहीं, साला बेमतलब आया है यहाँ।
ठीक है, तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब 19 चौक कितना होता है आपका 76 होता है, 6 चौक कितना होता है 24 होता है, तो 19 300 कितना आ गया 6 हो गया, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो गया। ऑप्शन डी का कोई सवाल ही नहीं था, हमने आपको बताया अगर सिर्फ ऑप्शन डी के स्थान पर इतना होता, इनमें से कोई नहीं, तब आप इस पे विचार करते। अगर ये नहीं है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो ये ऑप्शन कभी भी मत लगाइएगा, डी ऑप्शन। बहुत सारे लोग तुक्का भी लगाते हैं, तो मैं तुक्का लगाने वालों के लिए बता रहा हूं कि यहाँ पे ये ऑप्शन अगर ऐसा रहे तो कभी भी मत लगाइएगा। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि किस कॉलेज में पास होने वालों का औसत सर्वाधिक है, किस कॉलेज में पास होने वालों का औसत सर्वाधिक है। यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया गया है, ठीक है, 4 ही कॉलेज दिए गए हैं। यहाँ कितने हैं 6 कॉलेज हैं, तो हमें क्या करना होगा, आपको सिर्फ इन्हीं 4 कॉलेज से निकालना है। अगर एक ऑप्शन और दिया होता, इस एफ के स्थान पर दिया होता इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्या दिया होता इनमें से कोई नहीं, तब आप क्या करते 6 के 6 पूरे निकालते। जब यहाँ पे 4 ही ऑप्शन ये आपके दिए गए हैं, यानी 4 कॉलेज दिए गए हैं, तो अब आप सिर्फ 4 का निकालिएगा जो यहाँ पे दिए गए हैं, 6 का 2 का मत निकालिएगा, 2 का आपका समय बच जाएगा। तो चलिए हम ई में देखते हैं, क्योंकि विकल्प ए है, क्या पहला ई है, ई में हम निकाल के देखते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा। एक चीज और देख लीजिए, यहां से आप देख लीजिए कैसे आसानी से कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है, ई डी ए एफ, हमें इन्हीं में बताना है। तो ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। अब देखिए सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, तो सबसे ज्यादा ए में यहाँ 76 हो गया, डी में 92 हो गया, ए में क्या हो गया, ई में 78 हो गया, इसमें क्या हो गया आपका 100 हो गया। एफ में सबसे ज्यादा है। एफ का अगर वैसे भी आप कंपैरिजन करिए, देखिए 93 आ गया, 96 आ गया, 85 आ गया, ये कितना हो गया 85 हो गया। यानी जो इसका एवरेज आएगा वो लमसम कितना जाना चाहिए, 90 के आसपास जाना चाहिए भाई। क्योंकि अगर हम 90 थोड़ी देर के लिए मानते हैं तो यहां से कितना बचेगा 10 बचेगा, यहां से कितना बचेगा 3, यहां से 6 बचेगा। अब इसको हमें 90 बनाने के लिए अगर इसमें हम 6 ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, और ये 13 अगर इसमें हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, 98 हो जाएगा ना, 13 बच रहा है। तो ये इसका जो रेशो आएगा, अगर हम एवरेज निकालेंगे, सॉरी एवरेज जो निकालेंगे वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 90 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रेटर देन 90 आने का सवाल है, यहाँ पे 76 है, यहाँ 72 है, यहाँ पे 81 है, 85, 92, तो यहाँ पे सवाल ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब ऑप्शन डी पे चलिए। ऑप्शन डी में ऐसा पॉसिबल है, देखिए एक बार 92 है, यहाँ पे अगर हम यहाँ से क्या करते हैं 2 थोड़ी देर के लिए हम ले लेते हैं, 2 यहाँ पे ऐड कर देते हैं, 2 क्या करते हैं 2 ऐड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा आपका 100। यहाँ पे 100 से जब अगर हम 90 के अप्रॉक्स मान रहे हैं, हम क्या मान रहे हैं 90 के अप्रॉक्स मान रहे हैं, यहाँ भी 90 हम कर रहे हैं, यहाँ 90 के अप्रॉक्स करेंगे तो ये कितना 90 करने के लिए यहाँ 10 ज्यादा बचेगा। 10 को जब इन दोनों में आप जोड़ देंगे, यहाँ 4 दो जोड़ दीजिए और यहाँ पे 6, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। लेकिन ये आपका कितना आ रहा है, यहाँ से 2 ही हो रहा है ना, ये 90 ऑलरेडी हो गया, ये 81 हो गया, तो ये 90 के आसपास नहीं पहुंच रहा है ना। जब 90 के आसपास नहीं पहुंच रहा है तो इसे भी छोड़ दीजिए। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब ई का देख लीजिए, ई में आपका 100 कहीं आ ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये तो मैं बताया अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो, यानी आपके पास समय नहीं है और अगर आप कंपैरिजन करके करना चाहते हैं तब आप इस मेथड से कर सकते हैं। नहीं तो आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, आपको डाउट है तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 1 9 हो जाएगा, 5 14 हो जाएगा, 2 16 हो गया, 6 आ गया ना, हासिल कितना आया आपका 1 आ गया। अब जोड़िए 7 14 हो जाएगा, 8 22 हो जाएगा, 8 30 हो जाएगा, 9 39 हो जाएगा, 39 एक कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, 5 एकम 5 यानी 81 पॉइंट कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब डी में देख लीजिए, डी में जब आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ डी का देखिए आपका ये 6 4 10 9 19 2 21, हासिल कितना आ गया 2 आ गया, 9 8 कितना हो जाएगा 17 8 25 7 32 और 2 34, 3 1 4, ये आ गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, जब इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 8 पंचे कितना होगा 40, 8 पंचे 40, 88.2 आ गया। ठीक है,
अब आप ई देख लीजिए, ई को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ई को सॉल्व करेंगे कहीं 100 के आसपास आ रहा है, तो हमें नहीं लगता है आपको ई को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं भी 90 नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है 80, इसका जो सबसे हाईएस्ट है कितना 84 है, तो ये नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है ई आप एलिमिनेट कर दीजिएगा, ई का ना निकालिएगा। अब इसका जब आप निकालेंगे तो इसको ऐड कर लीजिएगा, 6 3 9 5 कितना होता है, 9 5 14 4 19, हासिल कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसे सॉल्व, इसे देखिए तो ये कितना हो गया, 9 दूनी 18, 8 कितना हो जाएगा 26, 8 34 और 1 कितना हो जाएगा 35 और ये इतना हो गया। तो परसेंटेज भी निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा आप जोड़ लीजिए, जो सबसे ज्यादा आएगा उसी का क्या हो जाएगा, रेशो आपका औसत सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सेम संख्या से डिवीजन करना है। तो कुल मिला के आप रेशो औसत भी ना निकालिएगा, सिर्फ जोड़ लीजिएगा, जिसका जोड़ सबसे ज्यादा आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि 2008 में कॉलेज ई तथा एफ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 2800 और 2250 है, तो 2008 की बात कर रहा है ना, किसमें, कॉलेज ई में कितनी है, ये 2800 है, और उसके बाद एफ में कितना है 2008 में 2250 है, ये इतना हो गया। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, तो उस वर्ष कॉलेज ई से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का कॉलेज एफ से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो दोनों के बीच में क्या कर दीजिए, रेशियो का साइन लगा दीजिए। पास होने वाले विद्यार्थियों की बात कर रहा है, तो 2008 में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ई में कितना है, 77 है। 77 अपॉन कितना हो जाएगा 100 इंटू, यहां से ई से कितने हो रहे हैं, एफ से 96 अपॉन कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब क्या करिएगा, इसे आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, चल सके कितना हो जाएगा 28, यानी 70 आ जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 चौक 16 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप फिर 4 से काट दीजिए, 4 6 24, और आपका ये कितना हो जाएगा, सॉरी 5 से काट दीजिए, यहां से इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए, ये आप 24 रहने दीजिए, इसे 5 से काट दीजिए, 14 पंचे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 45, 5 चौक 20 और 50 कितना आ जाएगा 25। अब इसे 2 से काट दीजिए, ये 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 77 को 7 से, तो कितना आ जाएगा 7 7 49, यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 9, यानी पहले वाले रेशो में यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए 9 आनी चाहिए। अब इस ऑप्शन में देखिए किसका यूनिट डिजिट आपका 9 दिख रहा है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी में यूनिट डिजिट क्या आ रही है 9, यानी पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपका यही इतने से ही काम हो गया। इसे बोलते हैं यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट से जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको बहुत आसानी होता है। कभी कभी आपको लेंथी जो आपको मतलब बहुत लंबी जो कैलकुलेशन होती है वो नहीं करनी पड़ती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है कि 2010 में कॉलेज ए से पास होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत में पिछले वर्ष से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 2010 में कॉलेज ए से पास होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत में, सिर्फ इसमें प्रतिशत की बात कर रहा है और कुछ नहीं बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे संख्या कोई नहीं दी गई है, सिर्फ परसेंटेज दिया गया है। में पिछले वर्ष से कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो 2010 में कॉलेज ए देख लेते हैं, 2010 में कॉलेज ए में देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2010 में कॉलेज ए में जो पास हुए हैं ये कितना है 92, पिछले वर्ष की तुलना में हमें परसेंटेज बताना है, पिछला वर्ष कितना है 85 बटे 85 गुणे कितना हो जाएगा 100। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 92 में से 85 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 17 बचे आपका 85 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। यहाँ से कितना 140 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 अट्ठे कितना होता है 17 छठा 102, 17 सत्ते 100 नहीं, 17 अट्ठे कितना होता है 136 होता है। कितना 17 अट्ठे 136, बचा कितना 4 बचा, ये 40 हो जाएगा। 17 दूना कितना होता है 34, यानी 8.2 समथिंग आएगा। 8.2 समथिंग ऑप्शन कहाँ दिया गया है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 8.0 है, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ज्यादा लंबा कैलकुलेशन ना कीजिए, यहाँ से बहुत आसानी से सॉल्व हो गया आपका। तो दोस्तों
आपको जो भी और भी क्लास चाहिए उसका हमें कमेंट में आप लिख के बोलिए कि हमें इसका भी सर रिवीजन कराइए तेजी से, ताकि आपको वो क्लास हम प्रोवाइड करा सकें। वैसे इसके बाद हम लोग दोस्तों हम लोग आपको साइंस का रिवीजन कराएंगे और साथ में जीए का भी। हाँ, एक चीज और भी जान लीजिए, जीए जीए और करंट अफेयर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जीए और करंट अफेयर्स में आपका ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। देखिए, जीए में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो करंट अफेयर से क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। जैसे जीए में क्या होता है, राजधानी पूछी जाती है, तो राजधानी उन्हीं की पूछी जाती है जैसे जो आपके प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, विदेश मंत्री हो गए, जो किसी देशों का दौरा करते हैं, हाल ही में जो दौरा किए रहते हैं, तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे राजधानी पूछ लिया, या वहां की करेंसी पूछ लिया, या वहां का कुछ नदी नाले या कुछ भी पूछ लिया, उस देश की जो भी चीजें फेमस हुई, तो वो अधिकतर जो होता है आप करंट को वहीं से कोरिलेट करके पढ़िएगा। यानी जीए को आप करंट से कोरिलेट करके पढ़िएगा, वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, ऐसे देशों से नहीं पूछेंगे। और एक चीज और, जो जीए में राजधानी आप पढ़िएगा, वो राजधानी सेंट्रल एशिया से जो आपकी 5-6 कंट्री हैं उनकी भी देख लीजिएगा। भारत के पड़ोसी देश आप पढ़ ही रहे हैं, तो वहां से भी राजधानी आ सकती है। तो और यात्राओं से, बाकी और राजधानी आपको याद करने की विशेष जरूरत नहीं है, ना मुद्रा विशेष जरूरत है। तो दोस्तों, जय हिंद।